नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश नहीं कर पाएंगे जो फॉरेन ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं। दरअसल सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को इस तारीख से नया निवेश लेने पर रोक लगा दी है, क्योंकि फॉरेन ईटीएफ में निवेश की जो अधिकतम लिमिट है $1 बिलियन की, उसके वो बेहद करीब पहुंच चुकी है। जानेंगे कौन कौन से फंड है जिसमें निवेश करते हैं निवेशकों को अगर विदेशी बाजार में ही निवेश करना है तो अभी क्या विकल्प मौजूद हैं, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मोहित गंग, सीईओ मनी फ्रंट, और अरिहंत बाडिया, सीआईओ वालट्रस्ट। बहुत स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले जरा इस पूरे मामले को समझ लेते हैं कि सेबी ने दरअसल कहा क्या है, क्योंकि ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि क्या अब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। 1 अप्रैल से क्या बदलाव होने वाले हैं, इसलिए मोहित जरा समझाइए सेबी ने क्या बोला है, किस तरीके के इंटरनेशनल फंड्स हैं जो कि लिमिट के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं, लिमिट कितनी है ये, और क्या असर पड़ेगा। जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए स्वाति, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश करती है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास में काफी सारे विकल्प है। सबसे पहला विकल्प कि वो जो बाहर लिस्टेड स्टॉक्स हैं उन्हें खुद जाकर खुद रिसर्च कर कर खरीद ले। तो ये हो गया पहला तरीका। काफी सारे फंड हाउस ये करते भी हैं, पर उनके पास इतनी रिसर्च की क्षमता नहीं होती है कि वो खुद से बाहर के सारे मार्केट्स में पूरा रिसर्च करके अपने बूते पर अच्छे से किसी एक्टिव स्कीम को मैनेज कर पाए। तो दूसरा तरीका जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि वो फंड हाउसेस क्या करते हैं कि बाहर के जो बड़े एक्टिव स्कीम्स होते हैं, जो अंडरलाइंग स्टॉक्स में खरीद बेच करते हैं, उनमें जाके निवेश कर देती है। तो यहाँ की म्यूचुअल फंड स्कीम किसी बाहर की एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर देती है। और जो तीसरा तरीका होता है वो ये होता है कि यहाँ की जो एक स्कीम है उसे अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेश में निवेश करना है तो वो वहाँ के किसी ईटीएफ में निवेश कर देगी, और वो ईटीएफ इज लाइक अ पैसिव फंड जो कि वहाँ के किसी इंडेक्स को या फिर वहाँ पर चली आ रही किसी फिक्स इंडेक्स में अपने निवेश को कर रहा है। और कुछ फंड्स ऐसे भी हैं स्वाति जो कि एक मिक्सचर के तौर पे चलते हैं, जिसके अंडरलाइन में एक्टिव फंड भी होता है और ईटीएफ भी होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश कर रहा है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत में रहकर अपने निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक्सपोजर देती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा बैकग्राउंड। 2022 में एक्चुअली बहुत सालों पहले आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ऑन द होल एक लिमिट तय की थी कि $7 बिलियन की एक लिमिट है। उसके अंदर में आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना भी पैसा निवेश कर सकते हैं। ये लिमिट क्यों है? ये लिमिट इसलिए है स्वाति, क्योंकि जब आप बाहर निवेश करते हैं तो रुपया जो है वो बाहर चला जाता है देश से, देश की जो करेंसी है वो बाहर जाती है। तो आरबीआई का यहाँ पर रोल आता है कि वो करेंसी को स्टेबल करने के लिए एक रेगुलेटरी नियम लगाएं कि बहुत ज्यादा पैसा देश से बाहर ना जा पाए। तो $7 बिलियन की ये लिमिट लगाई गई थी जो 2022 में एक बार बर्स्ट हो चुकी है। और इसके साथ साथ आरबीआई ने एक लिमिट और लगा रखी है कि वो है, अगर आप बाहर के ईटीएफ्स में निवेश करते हैं तो उसकी लिमिट है $1 बिलियन पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो $7 बिलियन की लिमिट अगर आप एक्टिव फंड्स में निवेश कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, और $1 बिलियन की लिमिट अगर आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। तो ये $7 बिलियन की जो लिमिट थी वो 2022 में बस्ट हो गई थी। फिर 2023 में बहुत सारे रिडेम्पशन हुए तो उस कारण से वो लिमिट थोड़ी सी फिर से खोल दी गई, पर उस लिमिट को बढ़ाया नहीं गया है, उसे 7 बिलियन तक ही रखा गया है। ये जो 1 बिलियन की लिमिट थी ईटीएफ की, यहाँ पर बहुत सारा पैसा आया स्वाति पिछले कुछ सालों में, और अभी परफॉर्मेंस के चलते भी आपने बहुत तेजी देखी यूएस मार्केट्स में, और उस सब के चलते ये लिमिट भी जो है वो 95% तक फुल हो चुकी है। इसमें करीब करीब 950 मिलियन तक का पैसा आ चुका है। तो सेबी ने ये बोला है फंड हाउसेस को कि 1 अप्रैल से आप ये जो ईटीएफ की लिमिट है 1 बिलियन की, क्योंकि वो बस्ट होने वाली है, आप वो वाले एलोकेशंस भी अब बंद कर दीजिए। और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, अंतरराष्ट्रीय स्कीम्स जहां पर अंडरलाइन किसी ईटीएफ के जरिए निवेश हो रहा है, उन्हें आपको पूरी तरह से रोकना पड़ेगा 1 अप्रैल से। ओके, तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिया मोहित, पर अब जो इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी ऐसे स्टॉक्स में, जो ऐसे शेयर्स में, जो कि फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं,
उनके मन में सवाल है कि उनके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। अरिहंत, सेबी के इस डिसीजन के बाद कि 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन ईटीएफ्स हैं वो नया निवेश नहीं लें, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का वो क्या करें? Thank you so much, Swati, for inviting me. I think what will happen after 1st of April 2024 is कि जिन लोगों का existing SIP चल रहा था वो ETFs में, that existing SIPs will automatically discontinue. वो continue नहीं कर पाएंगे. But जो जो investment पहले ही कर चुके हैं, जितने installments जा चुके हैं इन्वेस्टमेंट्स के, या जितने लमसम इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं, दैट यू कैन कंटिन्यू विद इट फॉर एज लॉन्ग एज यू विश. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स. इट इज ओनली फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू. ओके, ऑल राइट. तो मुझे मोहित एक बार बताइए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है, एक तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है, एक मुश्त लमसम इन्वेस्टमेंट है, क्या इसको लेकर कोई डायरेक्टिव है कि एसआईपीज कई एएमसीज ने इन फंड्स में अभी फिलहाल टेम्पररी रोकी है, या फिर एक मुश्त निवेश पर कुछ स्पेशल ऑर्डर दिए गए हैं? इस पर कोई क्लैरिफिकेशन? जी स्वाति, तो काफी सारी एमसीज की तरफ से ऑलरेडी एडेंडम्स और सर्कुलर्स आ चुके हैं. कुछ एमसीज जैसे कोटक एमसी ने इसे ऑलरेडी बंद कर दिया है. तो जो चल रही थी आपकी एसआईपीज, एसटीपीज, वो सारी रोक दी गई हैं. अब से वो नहीं जाएंगी. आपको अगर एकमुश्त निवेश भी करना है तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं. और जैसा कि अरिहंत ने बताया, अगर आपका ऑलरेडी कुछ निवेश बना हुआ है तो आप उसे कायम रख सकते हैं, उसे आप चालू रख सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. बट नया निवेश, चाहे वो एसआईपी के जरिए हो, एसटीपी के जरिए हो, स्विचेस के जरिए हो या एकमुश्त हो, वो आप नहीं कर पाएंगे 1 अप्रैल से. कुछ एमसीज ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है इस रोक को लागू करना, और अमूमन जितनी दूसरी एमसीज हैं वो 1 अप्रैल से इस रोक को लागू कर देगी. ओके, अरिहंत, अभी क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो नया निवेशक है, उनके पास कुछ और तरीके हैं अभी इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर लेने के, और वो क्या रह सकते हैं? So, Swati, let me split it into two different kinds of investors. एक तो है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और एक है एचएनआई इन्वेस्टर्स. अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी 2 रूट बाकी हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल सकता. देयर आर अ फ्यू फंड्स व्हिच आर प्रिडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक मार्केट्स, अपने इंडियन मार्केट्स, बट दे स्टिल हैव सम एक्सपोजर टू इंटरनेशनल मार्केट्स. सो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको फॉरेन एक्सपोजर भी मिल जाता है. जैसे कि आप देखिए, अगर पराग पारिक एज अ फंड देखें तो 15-20% उनका एक्सपोजर ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में है. तो आप उसमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड गेट एक्सपोजर टू दैट एक्सटेंट in the international market. That was one route. The other route available for a retail investor is there are some ETFs which are already listed on the stock market. Okay. Now you can go and buy those ETFs, but what will happen in those ETFs is that demand will be very, very strong. And that is why there is a good chance कि जो वो ETF का NAV है उससे प्रीमियम में बिक रहा होगा मार्केट में. तो इन्वेस्टर को केयरफुल रहना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि is he buying at the same NAV or is he buying it at a premium. That's one another route which is open for retail investor. अब आते हैं HNI इन्वेस्टर्स के लिए. HNI इन्वेस्टर्स ये 2 रूट यूज कर ही सकते हैं, बट दे कैन ऑल्सो remit monies outside via LRS. LRS यानी liberalized remittance scheme. Now, unlike what RBI has done with the mutual fund industry is put that $1 billion limit on ETFs, and जैसा मोहित ने बताया आपने को कि $7 billion limit on equity funds which were investing in international markets. When you come to LRS, LRS is a limit which is individual. So every individual in India, a resident individual in India, has a limit of up to $250,000
per financial year to remit outside. Now that money can be used for your medical expenses, for your travel expenses, for your credit card subscriptions, and can also be used for investments. तो वो रूट अभी भी चालू है, and they can always remit monies and directly buy stocks which are listed outside India, or they can also buy ETFs which are listed outside India, or they can participate in other mutual funds which are outside India. लेकिन मैं एक और कॉशन देना चाहूंगा उस रूट में, इस रूट में, एंड व्हाई इट इज मोर प्रेफरेबल फॉर एचएनआईज ओनली इज, इस रूट में आप जब एलआरएस के लिए पैसा बाहर लेके जाते हैं तो 20% टीसीएस लगता है. सो इफ यू आर से आप अगर $100,000 बाहर लेके जा रहे हैं तो $20,000 का आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगेगा. नाउ दैट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर टैक्सेबल इनकम. So if you have any tax payable, you can always adjust it at the end of the year. In fact, Absolutely. Is note, I'll also like to tell you one more important thing, that from 1st of April 2023 to last year, there were changes in the Finance Act whereby if you are a resident in India and investing in any of these mutual funds, जो international investing कर रहे थे, उनको they will be taxed as short-term capital gains irrespective of a period of holding, and which will be at a slab rate. So typically if an investor is falling in the 30% tax slab, उसको 30% tax भरना पड़ता था. Okay. अब अगर हम LRS से मतलब बाहर पैसा लेके जाके then if we buy those ETFs, then you are eligible for long-term capital gains with indexation. So if you are holding for 2+ years, then आपका taxation becomes just 20% और indexation benefit भी मिलता है. तो that becomes a much more attractive route. ओके, तो आपने पूरा एक्चुअली एक अच्छे से समझाया अरिहंत की बेसिकली क्या क्या तरीके हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के, और इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कि काफ़ी ऐसे फंड्स हैं जो कि एक्सपोजर ऑलरेडी ले रहे हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आप इंटरनेशनली एक्सपोजर ले सकते हैं. मैं मोहित आपसे जानना चाहती हूँ, अभी जो भी फिलहाल मैंडेट आया है उसके अनुसार कौन से फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड्स या फिर ईटीएफ्स जो हैं जिन पर असर पड़ेगा, कहाँ पर जो निवेश का लिमिट है उसको सेट किया गया है, अगर आप मोटा मोटी कुछ फंड्स बताएं. जी स्वाति, तो देखिए काफी सारे फंड्स हैं जिनके अंडरलाइंग में ईटीएफ्स आता है और उन फंड्स पे असर पड़ेगा. कुछ फंड्स के मैं नाम लेता हूँ, करीब 70 से 75 फंड के आसपास है इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे फंड्स हैं, बट कुछ जो बड़े वाले फंड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, एचडीएफसी डेवलप वर्ल्ड इंडेक्स फंड ऑफ फंड, कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, मिराए ग्लोबल एआई टेक फंड, मिराए ग्लोबल इलेक्ट्रिक फंड, मिराए हैंगसेंग ईटीएफ फंड, मिराए एनवाईएससी फैंग फंड, निपॉन के जितने सारे ईटीएफ फंड्स हैं, निपॉन के पास काफी सारे हैं. यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, ताइवान फंड है, जापान फंड है, हैंगसेंग फंड है, वो सारे फंड. यूएस ट्रेजरी फंड्स हैं एबीएसएल और डीएसपी के पास में, वो सारे फंड्स. एक्सिस का ग्रेटर चाइना फंड है. तो यहाँ पर स्वाति जो अंडरलाइंग है वो प्योर ईटीएफ है. बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं, जैसा एक एग्जांपल तो अरियन ने दिया वो पराग पारिक का, वहां पर डोमेस्टिक इक्विटी 65% है और इंटरनेशनल इक्विटी कम मात्रा में होती है, तो वो आपको चल रहे हैं. कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जहां पर अंडरलाइंग ईटीएफ नहीं है और अंडरलाइंग एक्टिव फंड्स हैं, जैसे डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड हो गया. यहाँ पर अंडरलाइंग में आपके पास में ईटीएफ भी है और एक्टिव फंड भी है, तो वो लोग ईटीएफ में एलोकेशन बंद कर देंगे बट एक्टिव फंड को चालू रखेंगे, तो वो फंड पूरी तरह से चालू रहेगा. जैसे डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज फंड हो गया, या फिर डीएसपी गोल्ड माइनिंग फंड हो गया, या फिर आपके पास में मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड है. तो यहाँ पर वो लोग अंडरलाइंग ईटीएफ में नहीं बट नैस्डैक के जो 100 स्टॉक है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं एज अ फंड हाउस, राइट. तो वो भी चालू रहेगा. तो जहां पर डायरेक्ट स्टॉक में निवेश है, जहां पर अंडरलाइंग में कोई एक्टिव फंड है, या जहां पर डोमेस्टिक इक्विटी ज्यादा है 65% से ऊपर, या फिर जहां पर ईटीएफ और एक्टिव का मिक्स है और ईटीएफ थोड़े कम मात्रा में है, वो वाले फंड्स भी, तो वो सारे कैटेगरीज के फंड चालू रहेंगे. जहां पर सिर्फ प्योर प्ले ईटीएफ है अंडरलाइंग में, वो सारे स्कीम्स आपके बंद हो जाएंगे 1 अप्रैल से.
बिल्कुल। तो ये कुछ फंड्स हैं जहां पर 1 अप्रैल से निवेश पर असर पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है तो सही तरीका क्या है, मतलब कितना इंटरनेशनल एक्सपोजर आप ले सकते हैं, कुछ और बारीकियों पर करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। इंटरनेशनल निवेश पर खास चर्चा हमारी चल रही है। मोहित गंग हमारे साथ हैं, अरिहंत बारडिया से हम खास बातचीत कर रहे हैं। अरिहंत, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक्टिव एज कंपेयर टू पैसिव इन्वेस्टमेंट या जैसे ईटीएफ की हम बात करते हैं, कौन सा रूट आपकी नज़र में सही है? एक पैसिव निवेश के फायदे क्या हैं इंटरनेशनल मार्केट में? I think so this is a very interesting question and it really contrasts very well with the Indian market. अगर आप इंडियन मार्केट देखेंगे तो active mutual funds are able to significantly outperform the benchmark indices. Okay, now typically this is not the case in the international markets. In the international markets, a passive investment like in an ETF is very difficult to outperform. There are very few active fund managers which have consistently outperformed those passive indices. Unless and until there is a very specialized approach, I would suggest that a passive ETF is the best way to participate in the international market. ओके, तो पैसिव जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीका है इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे मोहित एक बात बताइए, ग्लोबल निवेश जो हम बात करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिसके तमाम तरीकों की हमने बात की, किसी के पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जो एक एक्सपोजर है वो कितना रहना चाहिए? अभी के बाजार में फिलहाल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या हैं और इससे जुड़े हुए जो पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं? एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक निवेशक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी स्वाति, तो देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको हर पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ हद तक इंटरनेशनल एलोकेशन होना ही चाहिए। अब उसकी मात्रा जो है वो हर किसी इंडिविजुअल के हिसाब से तय होगी, पर मुझे लगता है कि 10 से 20% के बीच में एक एलोकेशन इंटरनेशनल कैटेगरी में बनता ही है। जिन निवेशकों को किसी लिहाज से पैसे को बाहर भेजना है, अपने बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से या फिर किसी बाहर में उन्हें कहीं निवेश करना है या कुछ करना है, तो उसकी परसेंटेज प्रोपोर्शन जो है वो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, बट 10 से 20% एलोकेशन होना ही चाहिए। इसके फायदे काफ़ी सारे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप आज भी देखें तो भारतीय मार्केट जो है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट कैप का या पूरे ग्लोबल मार्केट कैप का कुछ 3 साढ़े 3% के करीब है। आज भी जो बहुत बड़ा एक निवेश का ज़रिया है वो है इंटरनेशनल मार्केट्स या फिर यूएस मार्केट्स। तो हर निवेशक को चाहिए कि कुछ एलोकेशन वहाँ पर भी रखे। डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। और यहाँ पर आपको एक करेंसी का हेज भी मिलता है स्वाति, क्योंकि ये निवेश जो होता है वो दूसरे देश की अंडरलाइंग करेंसी में होता है और अमूमन डॉलर्स में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेंसी जो रुपया है वो अगर आप देखें पिछले 20 साल की हिस्ट्री में तो करीब 3 साढ़े 3% के रेट से दर से डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल करेंसी के अगेंस्ट में हेज भी मिलता है। आप रुपए को हेज कर सकते हैं। अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो वो आपके निवेश के रिटर्न्स में ऐड हो जाता है अंडरलाइंग के रिटर्न के साथ में, और उतना ही आपका रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो पहली बात ये कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर मिलता है। तीसरा, आप रुपए की वोलेटिलिटी, उसके डेप्रिसिएशन को हेज कर सकते हैं। चौथा, आई थिंक ये एसेट एलोकेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। पांचवा और सबसे बड़ा रीजन स्वाति ये है कि आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो आज इंडिया में उपलब्ध नहीं है। अगर आप बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी की कंपनीज देखें, सेमीकंडक्टर की कंपनीज देखें, एआई रिलेटेड कंपनीज देखें, वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी की कंपनीज देखें, या कुछ भी बहुत ज्यादा आप डायमंड माइनिंग कंपनीज देखें, ऐसी कुछ कंपनीज देखें जो कि भारतीय मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है अभी तक, राइट? तो ऐसी कंपनीज में फार्मा बायोटेक की कुछ एडवांस कंपनीज, तो ऐसी कंपनीज में अगर आपको निवेश करना है या आप एक्सपोजर चाहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, तो आपको बाहर के मार्केट्स में जाना ही पड़ेगा। तो इन सब कंपनियों में, इन सब सेक्टर्स में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल एलोकेशन लेना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और मेरी राय में 10 से 20% एलोकेशन हर पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स में जरूर होना चाहिए। 10 से 20% एलोकेशन मोहित को लगता है किसी भी पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड का
रहना चाहिए। अरिहंत, आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स का भी जो एक मार्केट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। कोई एक जो नया इन्वेस्टर है, जैसा कि मोहित भी बता रहे हैं कि अगर आपको 10 to 20% अपने पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फ्लेवर चाहिए, तो फंड को आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हो सकते हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसे किसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें? हाँ, स्वाति, एक नए इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टू गेन एक्सपोजर इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स थ्रू S&P 500 index and Nasdaq 100 index. Okay, now these indices are no-brainer. This is the S&P 500 is something like a Nifty 50, which has only 50 stocks, but S&P 500 has 500 stocks. So it's a very broad-based index. And a new investor के लिए, rather than going and selecting a particular ETF or an active fund, it will always be better to participate through these indices. बट अगर एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है जिन्हें सेलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट्स, तो दे शुड लुक एट लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड्स एंड नॉट ओनली लुक एट पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स बट आल्सो लुक एट रोलिंग रिटर्न्स एंड रिस्क मेट्रिक्स सच एज वॉलेटिलिटी, शार्प एंड ड्रॉडाउन्स एंड मैक्सिमम रिकवरी डेज टू इवैल्यूएट कि which funds they should be investing in. ओके, एब्सोल्युटली। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कौन सा रूट अपनाना है और किस तरीके से फंड को आइडेंटिफाई करना है। मोहित, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आप किस तरीके से एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो हम अभी जिसकी हमने चर्चा की है, ये टेम्पररीली इस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि 2022 जिसका आपने जिक्र किया था, जब भी जो फंड्स पर लिमिट सेट की गई थी सेबी के ज़रिए, और ETF पर अब ये लिमिट सेट की गई है, ये परमानेंट नहीं है। तो आगे जाके मतलब इस जो लिमिट को हटाया भी जा सकता है, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है जब ऐसी लिमिट हटाई जाती है और निवेशकों को फिर से मौका मिलता है इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का? जी स्वाति, अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस से भी देखें तो जो 7 बिलियन की लिमिट थी, वो ब्रीच होने पर आरबीआई ने इस लिमिट को बढ़ाया नहीं। और मुझे अभी भी लगता है कि ये 1 बिलियन की डॉलर की जो लिमिट है, इसे आरबीआई बढ़ाएगा नहीं, बिकॉज़ इससे रुपए पर काफ़ी दबाव आता है। क्योंकि आप देखिए, डे इन एंड डे आउट इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, AUM बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर रुपए पे काफ़ी दबाव आ सकता है, तो लिमिट बढ़ने की गुंजाइश मुझे बहुत कम लगती है। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जैसे ही थोड़ी-सी मार्केट साइकिल खराब जाती है या कुछ निवेशक निराश होकर, हताश होकर या कभी प्रॉफिट बुकिंग के कारण जब अपने निवेश को रिडीम करते हैं, तब अचानक से इसमें स्पेस बन जाता है। तो अभी ये जो लिमिट है 1 बिलियन के पास में है, अगर इसमें मान लीजिए कुछ रिडेम्पशंस आते हैं कल को जाकर, मान लीजिए आप 100, 200, 500 मिलियन का अगर रिडेम्पशन आ जाता है, तो ये लिमिट फिर से खुल जाएगी एंड उस जिस मात्रा में रिडेम्पशंस हुए हैं, उस मात्रा में आप फिर से नए परचेज़ेस ले पाएँगे। ऐसा ही पुरानी लिमिट के साथ भी हुआ था, जब 7 बिलियन की लिमिट बर्स्ट हुई थी, तब जितने रिडेम्पशंस आ गए थे, तो 2023 में उस लिमिट को फिर से रिलैक्स कर दिया गया, बोल के कि जितने रिडेम्पशंस आए, उतना नया पैसा हम ले लेंगे। तो सेम तरीके से मुझे लगता है इसमें भी होगा आगे जाकर। अगर कल को रिडेम्पशंस आते हैं या मान लीजिए मार्केट मूवमेंट के कारण भी थोड़ा-सा स्पेस बनता है मार्क टू मार्केट, तो वहाँ पर भी ये लिमिट फिर से खुल सकती है। लिमिट का ऊपर जाना मुझे फिलहाल थोड़ा मुश्किल लगता है, अनलेस आरबीआई इस कदम में कोई बड़ा मूव करे। एब्सोल्युटली। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पर आज हमने बात की। धन्यवाद मोहित और अरिहंत, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।